राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हमारे 30 कदम सीरीज में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में देखने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और किसके स्थान पर की गई थी, तो वो है हमारा योजना आयोग। होता क्या है, घटना क्या घटती है, पहले हम लोग एक घटनाक्रम को हम लोग समझ लेते हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, स्पीड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो हमारे पास जब पहले हम लोग के पास योजना आयोग था, ठीक है। योजना आयोग क्या क्या काम करता था, ठीक है। योजना आयोग मेनली क्या बोलता था कि अपने से योजना बनाता था। सेंट्रल मतलब ऐसा बोला जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट योजना बनाती थी कि बिहार में ये काम होना चाहिए, उड़ीसा में ये काम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ये काम होना चाहिए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये सारे अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या काम करने हैं और कैसे करने हैं, ये बताता था हमारा योजना आयोग। जब योजना आयोग ये सब बताता था ना, तो ये डिक्टेटरशिप वाली बात हो जाती थी। और यहाँ पर राज्यों में किस टाइप की नीड है, राज्यों में किस टाइप के डेवलपमेंट की जरूरत है, ये उतने अच्छे से हम लोग को वहां पर हम लोग को बेनिफिट नहीं मिल पाता था उस हिसाब से, क्योंकि ये कैसा मॉडल में था, सेंट्रलाइज्ड मॉडल में था, ठीक है। केंद्रीकृत ये व्यवस्था थी। तो गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि जो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, इसी के कारण गड़बड़ी हो रही है। तो सेंट्रलाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो शासन में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हम लोग देखते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। वहां पर हम लोग के पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय निकाय के बारे में वहां पर व्यवस्था हुई। तो हम लोग के जो हमारे स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिला। जब यहाँ पर बढ़ावा मिला हमारे स्थानीय स्वशासन को, तो वैसे ही हमारे जो इकोनॉमिक सुशासन की बात करें, इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस की बात करें, तो वहां पर हम लोग को जो मॉडिफिकेशन की जरूरत थी वो थी योजना आयोग में। तो हम लोग क्या किए, योजना आयोग में जो मॉडिफिकेशन की हम लोग को नीड थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी ये जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है ना, बहुत ज्यादा अति केंद्रीकृत जो हमारे पास व्यवस्था थी, इसको ही हम लोग को दूर करना था। तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था, हमारे पास ऑप्शन था डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण की जगह का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा विकेंद्रीकरण। मतलब जो पहले बताते थे कि राज्यों को बताते थे कि उड़ीसा को कैसे काम करना चाहिए और अलग अलग राज्यों को किस किस राज्यों को कैसे कैसे काम करने चाहिए, ये बताए जाते थे। तो उसके स्थान पे अब राज्यों से ही पूछा जाएगा कि बताइए भाई, आपकी व्यवस्था के अनुसार आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, जो बोलोगे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये हुआ हमारा मॉडल डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके लिए जो सुप्रीम अथॉरिटी, जो एपेक्स बॉडी बनी, वो है हमारा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015। तो हमारे क्वेश्चंस को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। अभी हम लोग चर्चा की 1 जनवरी सन 2015, याद रखे रहेंगे भाई। घोषणा पहले हो चुकी थी, 2014 में घोषणा हो चुकी थी और उसी के तर्ज पे 1 जनवरी को एस्टैब्लिशमेंट हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं, ठीक है। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, न्यू इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इंडिया। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, अभी हम लोग चर्चा किए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हमारे नीति आयोग का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। पदेन अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो हमारे जो पदेन जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। और इसके उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, जो इसके उपाध्यक्ष रहेंगे वो एक ब्यूरोक्रेट रहेंगे, एक आईएएस ऑफिसर रहेंगे, और उनका लेवल जो हमारे केंद्र जो केंद्रीय कैबिनेट सचिव जो है उनके लेवल का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में किसके द्वारा की गई। तो संसद के एक अधिनियम द्वारा, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा, एक कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा, और चौथा बोल रहे हैं राष्ट्रपति आदेश द्वारा। तो अगर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता तो ये अध्यादेश, ठीक है, राष्ट्रपति का जो आदेश होता है, एक मतलब डायरेक्ट अपने आदेश के द्वारा अगर कुछ नियम या फिर अपने कोई बॉडी का निर्माण करता है तो वो हमारा अध्यादेश कहलाता है। तो अध्यादेश द्वारा तो नहीं हुआ था, कैबिनेट रेजोल्यूशन द्वारा हुआ था, और ये पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा पारित होता। तो यहाँ पर ये एक एक्ट होता, ठीक है, ये एक्ट भी नहीं है, बस ये एक रेजोल्यूशन पास किए जो कैबिनेट में
कि हम लोग को ये करना है ऐसे करके, और एस्टेब्लिशमेंट हो गया था योजना आयोग का। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार थी? तो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और वित्त आयोग। तो नीति आयोग का तो एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं हुआ था, ठीक है। जब ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई। तो योजना बनाने का काम हमारे योजना आयोग का रहता था, लेकिन अल्टीमेट परमिशन मिलता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा, एनडीसी द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनडीसी। अगला है हमारे पास 2025 के अंत तक नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, सुमन बेरी और BVR सुब्रमण्यम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमन बेरी। अगला है हमारे पास दिसंबर 2025 तक नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर, BVR सुब्रमण्यम और शशिकांत दास। तो शशिकांत दास तो पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है BVR सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए, ठीक है, की जाती है, ऐसा पूछ रहे, स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। फिर सेकंड बोल रहा है, प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्ति पर कैबिनेट समिति और गवर्निंग काउंसिल किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिस्टेक है। नीति आयोग के सीईओ की जो नियुक्ति है वो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाती है एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए, ठीक। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर राष्ट्रपति द्वारा अगर इसकी नियुक्ति अगर हम लोग कर रहे हैं ना, तो फिर वो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत वाला हो जाएगा, प्रसाद के सिद्धांत में शामिल हो जाता। लेकिन प्रसाद का सिद्धांत हमारे नीति आयोग के जो सीईओ है उस पर नहीं पड़ता है। अगला है हमारे पास, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में शामिल है, कौन है शामिल? ठीक है, गवर्निंग काउंसिल जो है ये जो हमारे नीति आयोग में सबसे इम्पोर्टेंट एक बॉडी है, जिसमें अलग अलग जितने भी राज्य हैं हमारे, उन सारे राज्यों के प्रधान मुख्यमंत्री बैठते हैं। और जिन राज्यों में जो विधानसभा है, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहाँ पर विधानसभा भी है, तो विधानसभा भी है और हमारे चीफ मिनिस्टर भी है वहाँ पे। तो उनके भी मतलब राज्यों के चीफ मिनिस्टर, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर उनके चीफ मिनिस्टर बैठेंगे। और बाकी ऐसे सारे यूनियन टेरिटरीज यूटीज में जहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी हमारे विधायी वहाँ पर सिस्टम नहीं बना हुआ है, तो वहाँ पर जो उनके प्रशासक हैं वो यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल के सदस्य बनते हैं और उनसे ही वही अपनी बातों को रखते हैं, अपने राज्य की, अपने अपने यूनियन टेरिटरीज की बातों को रखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है, एलजीज ऑफ, ठीक है, जो उपराज्यपाल हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के। तो यही हमारा राइट आंसर है। अभी हम लोग चर्चा किए चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट नहीं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मौजूदा नीति आयोग के स्ट्रक्चर में आमतौर पर कितने फुल टाइम सदस्य होते हैं? तो हमारे पास 3, 5, 8 और 10। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 सदस्य रहेंगे फुल टाइम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बड़ा अंतर यह है कि नीति आयोग निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाता है? अभी हम लोग चर्चा किए, ये डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल पे चलता है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, सेंट्रलाइज्ड मॉडल और कमांड मॉडल। तो हम लोग कमांड तो नहीं देते हैं, नीति आयोग कमांड तो नहीं देता है। सेंट्रलाइज्ड मॉडल पे कौन था हमारा, जो योजना आयोग है, ठीक है, योजना आयोग है वो था सेंट्रलाइज्ड मॉडल पे। बॉटम अप अप्रोच मतलब बॉटम वाले बताएंगे अपर साइड को कि हम लोग को क्या करवाना है। तो नीति आयोग के पास ये सारे के सारे अपने अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बताते हैं। जैसे सीजी बताएगा कि हम लोग को अपने डेवलपमेंट के लिए, हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ये चीजों की जरूरत है, ये हम लोग को संसाधन चाहिए, आप प्रोवाइड कराओ। तो उसके बाद फिर नीति आयोग एक्शन लेता है, उन सारी चीजों को प्रोवाइड कराता है। जो अगर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, और अगर किसी टाइप के गाइडेंस की जरूरत रहती है तो गाइडेंस को भी प्रोवाइड कराते हैं, टेक्निकल हेल्प भी हमारा आगे रहते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉटम अप अप्रोच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लानिंग कमीशन के पास इनमें से कौन सी शक्तियां थी जो नीति आयोग के पास नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पर मतलब कौन सा योजना आयोग के पास, सॉरी प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग के पास कौन सा ऐसा पावर था जो नीति आयोग के पास अभी वर्तमान में नहीं है? तो हमारे पास क्या क्या बोल रहा है ऑप्शन, पॉलिसी रिकमेंडेशन ये तो है, ठीक है, रिसर्च एंड टेक्निकल एडवाइस ये भी है, मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स ये भी है, लेकिन एलोकेशन ऑफ फंड्स टू स्टेट मिनिस्ट्रीज
ये नहीं है, ठीक है, एलोकेशन का अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला है हमारे पास नीति आयोग मूल रूप से एक कैसा बॉडी है उसको पूछ रहे हैं। विधिक वित्तीय वैधानिक निकाय है, नीति थिंक टैंक है, संवैधानिक निकाय है, नियामक प्राधिकरण है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिसी थिंक टैंक है। एक थिंक टैंक की टाइप से काम करता है हमारा नीति आयोग। अगला है हमारे पास प्लानिंग कमीशन के उलट नीति आयोग में ये प्रावधान है, कौन कौन से प्रोविजंस हैं भाई? तो हमारे पास फुल टाइम मेंबर्स ओनली दे दिया, फुल टाइम मेंबर्स तो हैं ही, साथ में हमारे पास पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? बी हमारे पास क्या दिया हुआ है? पार्ट टाइम मेंबर्स फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस। तो ये हमारा राइट आंसर है। आगे और भी देख लेते हैं। लाइफ लॉन्ग मेंबर्स, ये तो हो ही नहीं सकता। ओनली आईएएस ऑफिसर, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे, ठीक है, सीएम लोग भी रहते हैं यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। योजना आयोग की आखिरी डिप्टी चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, मॉन्टेक्यू सिंह, अहूवालिया, प्रणब मुखर्जी और यशवंत सिन्हा। तो हमारा राइट आंसर है मॉन्टेक सिंह अहूवालिया जो है ये हमारे लास्ट डिप्टी चेयरमैन थे हमारे योजना आयोग के। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, पहले भी पूछ चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि हमारे कौन कौन से जिले ऐसे हैं जिसे आकांक्षी जिले या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे क्लासिफाई किया गया है। तो स्टार्टिंग में 100 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग वहाँ पर प्रोग्राम देखते हैं 2023-24 में, जिसका विस्तार किया गया है। और जब हम लोग एक्सपेंड किए ना तो हम लोग ब्लॉक लेवल तक पहुंच गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं 2023-24 में जिसका एक्सपेंशन हुआ है उसको हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए, किसको शामिल किया गया बोल रहा है? एस्पिरेशनल सिटीज, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, एस्पिरेशनल विलेजेस और एस्पिरेशनल स्टेट्स। तो स्टेट्स नहीं है, विलेजेस नहीं है, ब्लॉक्स है। अभी जस्ट बताया मैं, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको काम किया गया, उसके बाद फिर अलग अलग ब्लॉक्स जहाँ पर हम लोग को स्पेशल डेवलपमेंट की जरूरत है और जिसके ऊपर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट से अलग लेवल पे यहाँ पर काम किया जा सकता है, तो उन सबको हम लोग क्या करेंगे, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के तौर पे नॉमिनेट किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में नीति आयोग ने ईवी अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मूल्यांकन के लिए कौन सा इंडेक्स जारी किया? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है इंडिया ग्रीन एनर्जी इंडेक्स, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडेक्स, नेट जीरो इंडेक्स। तो भाई ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करते हैं 17 अलग अलग गोल्स हैं, उन 17 गोल में अगर हम लोग बात करते हैं कि सस्टेनेबल मेनली क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ऐसा किया जाए कि आने वाली पीढ़ी को उससे किसी भी प्रकार की हानि ना हो और जो हमारे भविष्य में भी इसको हम लोग सस्टेन कर पाए, तो वही है हमारा, ऐसा डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो हमारे पास ऑप्शन और क्या दिया है? ऑप्शन नेट जीरो। नेट जीरो क्या होता है कि अगर हम लोग जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना हमारे पास एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी हो, तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकलेगा वो जीरो हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं नेट जीरो। तो नेट जीरो का हमारे इंडिया का टारगेट कितना है भाई? तो 2070, ये याद रखेंगे, 2070 तक का हमारा टारगेट है। अगर हम लोग जो हमारा जापान है उसकी बात करें तो 2050 का वो लोग टारगेट रखे हैं, इंडिया बहुत ज्यादा दूर का रखा है, क्योंकि हम लोग को टाइम लगेगा ना भाई। हम लोग अभी पूरी तरह से हम लोग फॉसिल फ्यूल पे निर्भर हैं, धीरे धीरे करके हम लोग फॉसिल फ्यूल से हम लोग अक्षय ऊर्जा की ओर आ रहे हैं। तो जब हम लोग ठीक ठाक आ जाएंगे उसके बाद तब तक उतना टाइम तो लग ही जाएगा, 2070 तक तो लग ही जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिसंबर 2025 में नीति आयोग ने लैंगिक समानता के संबंध में कौन सी रिपोर्ट जारी की थी? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? फ्रॉम इंटेंट टू इम्पैक्ट। ये बहुत ही ज्यादा मतलब ये लाइन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना। इसको किस चीज के रिगार्डिंग बात किया गया है? जेंडर इक्वालिटी के रिगार्डिंग। फ्रॉम इंटेंट टू इम्पैक्ट गुड प्रैक्टिसेस ऑन जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस। ठीक है, आगे का ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यही हमारा राइट आंसर है। देख लेते फिर भी आगे क्या क्या है। वुमेन इन लीडरशिप 2025, जेंडर पे गैप इन एनालिसिस 2025,
इन नेशनल वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रॉम इंटेंट टू इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 2025 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का लक्ष्य 2024 तक कितने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी करना है, कितने इंटरनेशनल हमारे पास स्टूडेंट चाहिए हम लोग को, ऐसा बोल रहे हैं। तो 5 लाख, 11 लाख, 20 लाख और 2 लाख। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है, 11 लाख स्टूडेंट्स को हम लोग बुलाएं हमारे। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास मेडिकल टूरिज्म, ठीक है, मेडिकल टूरिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी जो है, हमारे फार्मा इंडस्ट्री में बहुत हम लोग ग्रोथ किए हैं, हम लोग फार्मा ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं, और हम लोग यहाँ पर मेडिकल की फील्ड में भी बहुत काम किए। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ना लोग अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एकदम अच्छे लेवल का भी होता है और सस्ते में भी होते हैं। तो इससे हमारे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। तो वैसे ही हम लोग एजुकेशनल टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को की मेजबानी करके। तो हमारा, ठीक है, हम लोग का लक्ष्य क्या है, 11 लाख तक के स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ बुलाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा किसके सहयोग से प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लान हॉलीडे किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारा जो प्लान हॉलीडे है, जब हम लोग का फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, फर्स्ट वाला हमारे पास 55 तक चला, उसके बाद फिर सेकंड आया, थर्ड जब हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए थे, उसके बाद फिर वॉर हो गया था। ठीक है, उस वॉर के बाद में ना तो हम लोग पूरे तरह से रिकवर नहीं हो पाए थे। तो हम लोग थर्ड प्लान, जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है, उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से हम लोग अचीव नहीं कर पाए थे उसके गोल्स को। तो उसके बाद वाला जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान है, उससे पहले हम लोग क्या कर दिए, प्लान हॉलीडे घोषित किए थे। तो हमारे पास किसके बाद घोषित किया बोल रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, 1978 में किस सरकार ने रोलिंग प्लान पेश किया था? रोलिंग प्लान कौन लेके आया था? कांग्रेस, जनता, बीजेपी और यूनाइटेड फ्रंट। तो बीजेपी का तो स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था 1978 में, और लेकिन वहां पर क्या हुआ था, कांग्रेस सरकार का उस टाइम पहली बार हारती है, और सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस, ठीक है, बाहर होती है। तो वहां पर आती है जनता दल, ठीक है, जनता दल आती है, जिसके जो क्या बोलते हैं, हम लोग देखते हैं कांग्रेस के अपोजिशन में पहली बार एक बड़ी पार्टी ये खड़ी हुई, और ये जीती भी, चुनाव भी जीती। तो यही लोग क्या किए थे, जो पहला प्लान चल रहा था 5 ईयर प्लान, उसको ये लोग क्या कर दिए, पूरी तरह से खत्म कर दिए और रोलिंग प्लान लेके आए। ये रोलिंग प्लान ईयरली चल रहा था, और जैसे जैसा नीड रहेगा उस हिसाब से वहां पर हम लोग यूज करते जाएंगे, और उस हिसाब से हम लोग प्लान करते जाएंगे, ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पांचवी। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संकेतात्मक योजना की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में आई? ठीक है, हमारे पास क्या है, संकेतात्मक योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 7th, 8th और 10th। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8th 5 ईयर प्लान में हम लोग क्या लिए थे, इंटीग्रेटिव प्लानिंग की हम लोग बात किए थे। अगला है, न्यू इंडिया एट 75 के लिए रणनीति नामक दस्तावेज किसके द्वारा जारी किया गया है? तो योजना आयोग, नीति आयोग, RBI और वाणिज्य मंत्रालय। तो हमारा राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग लेके आया है एक विजन, न्यू इंडिया विजन एट 75, 2075 तक के लिए हमारा जो हम लोग सोच के रखे कि हाँ हम लोग ये करने वाले हैं, तो उसी के बारे में वो विजन बता रहे हैं, वो रिपोर्ट बता रहे हैं। अगला हमारे पास है अटल इनोवेशन मिशन, जिसके अंडर अटल टिंकरिंग लैब की भी स्थापना की गई है। तो इसकी प्रमुख पहल किसका आइडिया है? तो नीति आयोग का आइडिया है भाई, ये वाला भी आइडिया किसका है, नीति आयोग का। तो नीति आयोग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास, नीति आयोग का कौन सा विंग केंद्र और राज्य सरकारों को प्रमुख क्षेत्रों पर सलाह देता है? तो सलाह देने के लिए ना, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास अलग से कुछ वो नहीं दिया है, हाँ ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है टीम इंडिया विंग, नॉलेज एंड इनोवेशन विंग, कंसल्टेशन विंग और मॉनिटरिंग विंग। तो मॉनिटरिंग तो हम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है, कंसल्टेशन भी हम लोग यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हमारा कौन सा सलाह देगा, हमारा नॉलेज एंड इनोवेशन विंग जो है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है हमारे पास, नीति आयोग द्वारा मेथेनॉल इकोनॉमी कार्यक्रम को किस
पर निर्भरता कम करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। कोयला, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल, सोलर पावर, हाइड्रो पावर। तो हम लोग बाहर से जब हम लोग फॉसिल फ्यूल, हम लोग का क्रूड ऑयल जब हम लोग मंगाते हैं ना, तो हम लोग बहुत महंगा पड़ता है हम लोग को बहुत बहुत पैसा बाहर देना पड़ता है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट जो है, हम लोग एक्सपोर्ट जितना कर नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग को इम्पोर्ट हमारा बिल बन जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें निर्भरता को हम लोग को कम करना है। और निर्भरता कम करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा क्रूड ऑयल है उसमें उससे हम लोग जब पेट्रोल बनाएंगे ना, तो इस पेट्रोल में हम लोग एथेनॉल मिक्स कर देंगे। तो हम लोग, ठीक है, E20 मिशन जो है हमारा, एथेनॉल को हम लोग 20% मिक्स कर दें हमारे पेट्रोल में, तो ये हमारा एथेनॉल मिशन है। तो यही हम लोग चाह रहे हैं, ताकि हम लोग हमारा, ठीक है, एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग मिक्स कर सकते हैं। तो क्या किस पे निर्भरता कम करने के लिए, इस क्रूड ऑयल पे जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उस पे। अब ये जो एथेनॉल है, इसके लिए हमारे पास ना 3 अलग-अलग मटेरियल्स हैं, 4 अलग-अलग मटेरियल्स हैं जिसमें से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक है हमारे पास रतनजोत, जेट्रोफा, ऐसे अलग-अलग प्रकार के जो नेचुरली बीज मिलते हैं, उससे हमारे वो फ्यूल टाइप से काम करते हैं। तो एक तो उसको यूज़ कर सकते हैं। एक है हमारे पास है धान। धान से हम लोग धान से एथेनॉल निर्माण कर सकते हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन किया जा सकता है। और इसके लिए बेमेतरा में, हमारे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में इसके लिए प्लांट लगाने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पर चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर हम लोग मक्का से बात करें तो मक्का से भी हम लोग बना सकते हैं, और मक्का से बनाने के लिए हम लोग कहाँ पर बात किए हैं, कोंडा गाँव में बात किए हैं, ठीक है, कोंडा गाँव में इससे प्रोडक्शन के लिए काम किया जाएगा। और एक है हमारे पास गन्ना, ठीक है, और भी मटेरियल्स हैं जिससे हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मेनली ये 3 है। और चौथा है हमारा जेट्रोफा। तो गन्ना से रिलेटेड तो हम लोग का कवर्धा में, ठीक है, कबीरधाम में इससे रिलेटेड प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इसका हमारा आंसर क्या है, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। अगला हमारे पास नीति आयोग द्वारा कौन सा इंडेक्स प्रकाशित नहीं किया जाता है, निर्यात तैयारी, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। दूसरा बोल रहा है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी नहीं किया जाता हमारे नीति आयोग द्वारा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जो पब्लिशिंग है वो किसके द्वारा किया जाता है। साथ ही एक और चीज को भी बताइए कि हमारे WPI का, ठीक है, हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विकसित भारत 2047 विजन डॉक्यूमेंट का समन्वय वर्तमान में किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि 2047 तक हमारा जो टारगेट है, 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र बन जाएं। तो इस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे अलग अलग बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना, कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या काम करना चाहिए, वो सारी चीज का लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्टिंग का काम कौन किया, उसको समन्वय का, उसमें कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, PMEAC, कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। यही हमारा राइट आंसर है। और इस तरह से हमारा यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस तरह के हमारे और भी वीडियोस के लिए आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाके 30 क्वेश्चन को, हमारी जो 30 कदम सीरीज है, वहाँ पर से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।